मनोज बाइक खड़ा करके कमरे में घुसा तो देखा कमरे में शाम का अंधेरा फैला हुआ था। उसने लाइट ऑन की तो सोफे पर उदासी सी बैठी हुई सौम्या को देखते हुए चिल्लाकर बोला, कौन मर गया है जो अंधेरे में बैठी रो रही हो? मनोज की गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही सौम्या चौंक उठी। उसका मूड एकदम उखड़ा हुआ था। सौम्या तो उसके आने का इंतज़ार कर रही थी कि कब मनोज आए और वह अपना गुस्सा उस पर बरसाए, क्योंकि आज सुबह ऑफिस जाते समय मनोज ने वादा किया था कि शाम को कहीं घूमने चलेंगे, उसके बाद खरीदारी करेंगे और खाना भी आज होटल में ही खाकर आएंगे। शाम को 6 बजे से पहले घर पहुंचने का वादा किया था। 4 बजे के बाद सौम्या ने कई बार मनोज के मोबाइल फ़ोन पर बात करनी चाही तो उसका फ़ोन नहीं उठा था। हर बार मनोज ने फ़ोन काट दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात है। जल्दी नहीं आना था तो मना कर देते, बार बार फ़ोन काटने का क्या मतलब है। सौम्या तो शाम के 5 बजे से ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं ऑफिस में देर हो रही है या यार दोस्तों के साथ सैर सपाटा हो रहा है। बस उसका मूड खराब होने लगा था। उसे कमरे की लाइट ऑन करना भी ध्यान नहीं रहा। सौम्या ने मनोज की ओर देखा। मनोज का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। 2 साल की शादीशुदा जिंदगी में आज वह पहली बार मनोज को इतने गुस्से में देख रही थी। सौम्या अपना गुस्सा भूलकर हैरानी से बोल उठी, यह क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारा फ़ोन मिलाया तो हर बार तुमने फ़ोन काट दिया। आखिर बात क्या है जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? बात तो बहुत बड़ी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे माता पिता ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? सौम्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हारे धोखे का मुझे आज पता चल गया है कि तुम शादी से पहले किसी और की थी, मनोज ने कहा। यह सुनकर सौम्या चौंक गई। वह मनोज के आंख नहीं मिला पाई और इधर से उधर देखने लगी। अब तुम चुप क्यों हो गई? शादी को 2 साल होने वाले हैं। इतने दिनों से मैं धोखा खा रहा था। मुझे क्या पता था कि जिस पर मैं अपना हक समझता था वो कहते कहते मनोज रुक गए। नहीं, आप यह गलत कह रहे हैं। क्या तुम नीरज से प्यार नहीं करती थी? तुम उसके साथ पता नहीं कहाँ कहाँ आती जाती थी। तुम दोनों को शादी की मंजूरी भी मिल गई थी कि अचानक वह कमबख्त नीरज एक हादसे में मर गया। यह सब तो मुझे आज पता चल गया, नहीं तो मैं हमेशा धोखे में रहता। यह सुनकर सौम्या की आंखें भर आई। वह बोली, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया है। मेरी किस्मत ने ही मुझे धोखा दिया है जो नीरज के साथ ऐसा हो गया था। फिर तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? सौम्या मनोज को कोई जवाब दिए बगैर चुप रही। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम जैसी चरित्रहीन और धोखेबाज को अपने घर में नहीं रखूँगा। मनोज, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। नीरज ही तो मरा है, तुम्हारे माँ बाप तो अभी जिंदा हैं। जाओ वहाँ दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अपने धोखेबाज माँ बाप से कह देना कि अपना सामान ले जाए। सौम्या सब सहन कर सकती थी, पर अपने माता पिता की बेइज्जती सहना उसके बस से बाहर था। वह एकदम से बोल उठी, तुम मेरे मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? अच्छा, वो धोखेबाज नहीं है तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहते हुए मनोज ने फिर से गालियां दे डाली। ठीक है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। कहते हुए सौम्या ने एक बैग में कुछ कपड़े भरे और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सौम्या रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। रात 10:30 बजे ट्रेन आई और सीट पर बैठकर सौम्या याद करने लगी। 3 साल पहले एक दिन सौम्या बाजार में कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। तभी एक लड़का
उसके हाथ से फ़ोन छीनकर भागने लगा। वह एकदम से चिल्लाई, पकड़ो, चोर चोर, मेरा मोबाइल। बराबर से जाते हुए एक नौजवान ने दौड़ लगाई तो वह लड़का मोबाइल फेंक कर भाग गया था। जब उस नौजवान ने मोबाइल लौटाया तो सौम्या ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा था। वह युवक नीरज ही था जिसके साथ पता नहीं कब सौम्या प्यार के रास्ते पर चल दी थी। एक दिन सौम्या ने मम्मी से कह दिया था कि नीरज उससे शादी करने को तैयार है। नीरज के मम्मी पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। पर उस दिन अचानक सौम्या के सपनों का महल रेत के घरौंदे की तरह ढह गया। जब उसे यह पता चला कि मोटरसाइकिल पर जाते समय एक ट्रक से कुचल जाने पर नीरज की मौत हो गई है, सौम्या कई महीनों तक दुख के सागर में डूबी रही। फिर एक दिन पापा ने बताया था कि एक बहुत अच्छा लड़का है जिससे सौम्या की शादी करवा देते हैं। वह प्राइवेट नौकरी करता है, नाम है मनोज। सौम्या की मनोज से शादी हो गई। एक रात मनोज ने कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो सौम्या, मुझे तुम जैसी ही घरेलू व खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मेरे सपने सच हुए। जब कभी सौम्या मनोज की बाहों में होती थी, अचानक ही एक विचार से कांप उठती थी कि अगर किसी दिन मनोज को नीरज के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। क्या मनोज उसे माफ़ कर देगा? नहीं, मनोज कभी उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि सभी मर्द इस मामले में एक जैसे होते हैं। तब क्या उसे बता देना चाहिए? नहीं, वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे। आज मनोज को पता चल गया और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। पर वह शक, नफरत और अनदेखी के बीच कैसे रह सकती थी। सुबह सौम्या मम्मी पापा के पास जा पहुंची थी। सौम्या के कमरे से निकल जाने के बाद भी मनोज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह सोफे पर पसर गया। धोखेबाज, न जाने खुद को क्या समझती है वह। अच्छा हुआ आज पता चल गया, नहीं तो पता नहीं कब तक उसे धोखे में ही रखा जाता। 2-3 दिन में ही पास पड़ोस में सभी को पता चल गया। काम वाली बाई कमला ने साफ साफ कह दिया, देखो बाबूजी, अब मैं काम नहीं करूँगी। जिस घर में औरत नहीं होती वहाँ मैं काम नहीं करती। आप मेरा हिसाब कर दो। मनोज ने कमला को समझाते हुए कहा, देखो, काम ना छोड़ो, 100-200 रुपये और बढ़ा लेना। नहीं बाबूजी, मेरी भी मजबूरी है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। जब तक दूसरी काम वाली ना मिले तब तक तो काम कर लो ना कमला। नहीं बाबूजी, मैं एक दिन भी काम नहीं करूँगी, कहकर कमला चली गई। 4-5 दिन तक कोई भी काम वाली बाई ना मिली तो मनोज के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। सुबह घर व बर्तनों की सफाई, शाम को ऑफिस से थका सा वापस लौटता तो पलंग पर लेट जाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए बाजार से ही खाकर आता। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, पर बिस्तर पर लेटकर जब सोने की कोशिश करता तो नींद आंखों से बहुत दूर हो जाती। सौम्या की याद आते ही वह गुस्सा और नफरत और बढ़ जाती। रात को देर तक नींद न आने के चलते मनोज ने शराब के नशे में डूबकर सौम्या को भुलाना चाहा। वह जितना सौम्या को भुलाना चाहता वह उतनी ही ज़्यादा याद आती। एक रात मनोज ने शराब के नशे में मदहोश होकर सौम्या का मोबाइल नंबर मिलाकर कहा, तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसकी सज़ा जल्द ही मिलेगी तुम्हें। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत है। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए एक चरित्रहीन और धोखेबाज पत्नी। अब तुम सारी उम्र नीरज के गम में रोती रहना। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। सुन रही हो या बहरी हो गई हो? मनोज ने नशे में बहकते हुए कहा। यह क्या आपने शराब पी रखी है? उधर से आवाज़ आई, हाँ पी रखी है, मैं रोज़ पीता हूँ।
मेरी मर्जी है, तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली, धोखेबाज कहीं की। फिर उधर से कॉल कट हो गया। मनोज ने फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और देख तक बड़बड़ाता रहा। ऑफिस और पास पड़ोस के कुछ साथियों ने मनोज को समझाया कि शराब के नशे में डूबकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इस परेशानी का हल शराब नहीं है, पर मनोज पर कोई असर नहीं पड़ा। वह शराब के नशे में डूबता चला गया। एक शाम मनोज घर पर ही शराब पीने की तैयारी कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मनोज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इस समय कौन आ गया मेरा मूड खराब करने को। मनोज ने उठकर दरवाज़ा खोला तो चौंक उठा। सामने उसका पुराना दोस्त कमलेश अपनी पत्नी ज्योतिका के साथ था। आओ कमलेश, अरे यार आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए, सीधे दिल्ली से आ रहे हो क्या? मनोज ने पूछा। हाँ, आज ही आने का प्रोग्राम बना था, तुम्हें 2-3 बार फ़ोन भी मिलाया पर बात नहीं हो सकी। आओ अंदर आओ, मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा। मनोज ने मेज पर रखी शराब की बोतल, गिलास व खाने का सामान वगैरह उठाकर एक तरफ रख दिया। कमलेश और ज्योतिका सोफे पर बैठ गए। कमलेश और मनोज अच्छे दोस्त थे, पर वह कमलेश की शादी में नहीं जा पाया था। आज पहली बार दोनों उसके पास आए थे। मनोज ने ज्योतिका की ओर देखा तो चौंक गया। 3 साल पहले वह ज्योतिका से मिला था आगरा में। जब कमलेश और मनोज लाल किला में घूम रहे थे, तब एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बोला था, बाबूजी आगरा घूमने आए हो? हाँ, कमलेश ने कहा था। कुछ शौक रखते हो? बूढ़े ने कहा। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाबूजी आप मेरे साथ चलो, बहुत खूबसूरत है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बस कभी कभी आप जैसे बाहर के लोगों को खुश कर देती है, बूढ़ों ने कहा था। वे दोनों उस बूढ़े के साथ एक पुराने से मकान पर पहुंच गए। वहाँ तीखे नक्श वाली सांवली सी एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। कमलेश उस लड़की के साथ कमरे में गया, पर वहाँ कोई और नहीं, वही लड़की ज्योतिका थी, जो अब कमलेश की पत्नी है। क्या कमलेश ने उसी लड़की से शादी कर ली? पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो कमलेश को ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी? भाभी जी दिखाई नहीं दे रही है? कमलेश ने मनोज से पूछा। वह मायके गई है। मनोज के चेहरे पर नफरत और गुस्से की रेखाएं फैलने लगी। तभी तो जाम की महफिल सजाए बैठे हो। यार तुम तो शराब से दूर भागते थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई? कि ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, बस वैसे ही पीने का मन कर रहा था, सोचा कि 2 पैग ले लूँ। मनोज उठता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। अरे भाई, खाने की चिंता मत करो, खाना ज्योतिका बना लेगी और खाने से पहले चाय भी बना लेगी। रसोई के काम में बहुत कुशल है यह, कमलेश ने कहा। मनोज चुप रहा, पर उसके दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि आखिर कमलेश ने ज्योतिका से शादी क्यों की। ज्योतिका उठकर रसोई में चली गई। मनोज ने कमलेश को सब कुछ सच बता दिया कि उसने सौम्या को घर से क्यों निकाला है। कमलेश ने कहा, पहचानते हो अपनी भाभी ज्योतिका को? हाँ, पहचान तो रहा हूँ, पर क्या यह वही है जब आगरा में हम दोनों घूमने गए थे? हाँ मनोज, यह वही ज्योतिका है। उस दिन आगरा के उस मकान में वह बूढ़ा ले गया था। मैंने ज्योतिका में पता नहीं कौन सा खिंचाव व भोलापन पाया कि मेरा मन उससे बात करने को बेचैन हो उठा था। मैंने कमरे में पलंग पर बैठते हुए पूछा था, तुम्हारा नाम? यह सुनकर वह बोली, क्या करोगे जानकर? आप जिस काम से आए हो वह करो और जाओ। जब मैंने कहा था
नहीं, मुझे उस काम में उतनी दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह बोली थी, मेरे बारे में जानना चाहते हो? मुझसे शादी करोगे क्या? उसने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं एकदम सकपका गया था। मैंने उससे पूछा था, पहले तुम अपने बारे में बताओ। उसने बताया था, मेरा नाम ज्योतिका है। वह मेरा चाचा है जो आपको यहाँ लेकर आया है। आगरा में एक कस्बा फतेहाबाद है, हम वहीं के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता की एक बस हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं चाचा चाची के घर रहने लगी। मैं 12वीं में पढ़ रही थी तो एक दिन चाचा ने आगरा लाकर मुझे इस काम में ढकेल दिया। चाचा के पास थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें साल भर के गुजारे लायक ही अनाज होता है। कभी कभार चाचा मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने उससे पूछा, जब चाचा ने इस काम में तुम्हें धकेला तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? वह बोली थी, किया था विरोध, बहुत किया था। एक दिन तो मैंने यमुना में डूब जाना चाही थी, तब किसी ने मुझे बचा लिया था। मैं क्या करती, अकेली कहाँ जाती? कटी पतंग को लूटने को हजारों हाथ होते हैं, बस मजबूर हो गई थी चाचा के सामने। फिर मैंने उससे पूछा था, इस दलदल में धकेलने के बजाय चाचा ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? वह बोली, मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर मैं कुछ सोचने लगा था। तब उसने पूछा था, क्या सोचने लगे? आप मेरी चिंता मत करो। और कुछ सोचकर मैंने कहा था, ज्योतिका, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूँगा। तो वह बोली थी, रहने दो बाबूजी, क्यों मजाक करते हो? लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने उससे कहा था, यह मजाक नहीं है, मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ज्योतिका के चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कान थी। एक दिन मैंने ज्योतिका के चाचा से बात की। एक मंदिर में हम दोनों की शादी हो गई। मैंने कभी ज्योतिका को उसकी पिछली ज़िंदगी की याद नहीं दिलाई। वह मेरा कितना उपकार मानती है कि मैंने उसे ऐसे दलदल से बाहर निकाला जिसकी उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर मनोज हैरान रह गया। वह कमलेश की ओर एकटक देख रहा था। ना जाने कितने लोग ज्योतिका के जिस्म से खेले होंगे। आखिर यह सब कैसे सहन कर गया कमलेश? क्या कमलेश के सीने में दिल नहीं है? कमलेश के सामने कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी उसने ज्योतिका को अपनाया। कमलेश ने कहा, यार, भूल तो सभी से होती है, कभी किसी को माफ़ भी करके देखो। भूल की सज़ा तो कोई भी दे सकता है, पर माफ़ करने वाला कोई कोई होता है। किसी गिरे हुए को ठोकर तो सभी मार सकते हैं, पर उसे उठाने वाले दो हाथ किसी किसी के होते हैं। तभी ज्योतिका एक ट्रे में चाय के कप व कुछ खाने का सामान लेकर आई और बोली, चाय लीजिए। मनोज सकपका गया। वह ज्योतिका से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सचमुच उसने सौम्या को घर से निकालकर बहुत बड़ी भूल की है। शक के जाल में वह बुरी तरह उलझ गया था। आज उस जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट होने लगी। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। मनोज चुपचाप चाय पी रहा था। कमलेश ने कहा, अब ज़्यादा ना सोचो, कल ही जाकर तुम भाभी जी को ले आओ। सबसे पहले यह शराब उठाकर बाहर फेंक देना। भाभी जी के आने के बाद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शराब तुम्हें खोखला और बर्बाद कर देगी। भाभी जी की याद में जलने से ज़िंदगी दुभर हो जाएगी। जिसका हाथ थामा है उसे शक के अंधेरे में इस तरह भटकने के लिए ना छोड़ो। कुछ त्याग भी करके देखो यार, वैसे भी इसमें भाभी जी की जरा भी गलती नहीं है। मनोज को लग रहा था कि कमलेश ठीक कह रहा है।
वह एक भूल तो कर चुका है सौम्या को घर से निकालकर, अब तलाक देने की दूसरी भूल नहीं करेगा। कुछ दिनों में ही उसकी और घर की क्या हालत हो गई है। अभी तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। हम 4 दिन बाद लौटेंगे तो भाभी जी से मिलकर जाएंगे, कमलेश ने कहा। मनोज ने मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑन किया और दूसरे कमरे में जाता हुआ बोला, मैं सौम्या को फ़ोन करके आता हूँ। कमलेश और ज्योतिका ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। मनोज ने सौम्या को फ़ोन मिलाया। उधर से सौम्या बोली, हेलो, कैसी हो सौम्या? मनोज ने पूछा। मैं ठीक हूँ। कब भेज रहे हो तलाक के कागज़? सौम्या, तलाक की बात ना करो। मुझे दुख है कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, फिर फ़ोन पर न जाने क्या क्या कहा था। मुझे उसका बहुत पछतावा है। पी कर नशे में बोल रहे हो क्या? मुझे पता है कि अब तुम रोज़ शराब पीने लगे हो। नहीं सौम्या, अब मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने आज नहीं पी है। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। अब अपना घर संभालो। मैं तुम्हें लेने कल आ रहा हूँ। उधर से सौम्या का कोई जवाब नहीं मिला। सौम्या, तुम चुप क्यों हो? सौम्या के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं सौम्या, नहीं, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं कल ही आकर मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूँगा। बस एक रात की बात है। मैं कल शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैं इंतज़ार करूंगी। उधर से सौम्या की आवाज़ सुनाई दी। मनोज ने फ़ोन बंद किया और कमलेश व ज्योतिका को यह सूचना देने के लिए मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।